हेलो। क्लियरली मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप सब लोग? तो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। मुझे जी, मुझे एक दफा बता दीजिए
लास्ट टाइम। मैसेज पे इट इज ओके, ठीक है। ठीक है, सही सबकी तरफ से ठीक है। अपना माइक जो है वो म्यूट ही रखिएगा। ठीक है। अगर कोई मसला हो, मैं आपके माइक जो है म्यूट पे कर देता हूँ, तो मुझे फिर बीच में मैसेज पे बता दीजिएगा। सो फाइनली हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर है, हमारा लेक्चर वन। एक आसान लेक्चर मैंने कोशिश की आपके लिए लेके आऊँ। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला के पाक नाम से हम शुरू करते हैं। एंड ऑल दी स्टूडेंट्स जो नए हैं या हमारे प्रीवियस स्टूडेंट हैं, वेलकम टू दी आई आर अकेडमी अगेन फॉर दिस कोर्स। और प्लस आगे बढ़ते हैं, अल्लाह ताला की उस आयत से आगाज करते हैं इस हमारे एचआरएम कोर्स का, कि हर इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की, फिर उसकी कोशिश को देखा जाएगा और उसके मुताबिक उसे उसका भरपूर बदला जो है दिया जाएगा। ये मफहूम है उन आयात का जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक के इन सूरा में, जिसका रेफरेंस नीचे दिया गया है। With faith, discipline, and selfless devotion to your duty, there is nothing worthwhile that you cannot achieve. ऐसा कहना है कायदे मोहम्मद अली जिन्ना का, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे आप अचीव ना कर सकते हो, हर चीज़ मुमकिन है। सो मेरी एजुकेशनल प्रोफाइल मास्टर और एमफिल में इन सब सब्जेक्ट एरियाज के साथ जो है मैंने स्टडी किया, क्वालिफाई किया। एंड इन एमफिल आई एम सिल्वर मेडलिस्ट। मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आर माय कोर सब्जेक्ट इन माय एमफिल। एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये भी मेरा कोर सब्जेक्ट था एमफिल में। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड डिजाइन, किस तरह काम करती है स्ट्रेटेजिक फाइनेंस जो है, इसे कैसे लुक आफ्टर कंट्रोल, मैनेज और ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये सारे मेरे कोर एरियाज हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि I learned HRM from डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार अहमद। ही इज द करंट चेयरमैन ऑफ HEC, और 2015-16 में भी ये करंट चेयरमैन थे, उस टाइम के चेयरमैन थे HEC के। तो मैंने एट दैट टाइम इनके जो वर्चुअली लेक्चर्स हैं वहाँ से HRM स्टडी किया। और मैंने 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स, जो इस टाइम बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सबसे बड़े रिकग्नाइज टीचर हैं वर्ल्ड HRD कांग्रेस की तरफ से, एशिया के सबसे बड़े एच जो है लीडरशिप अवार्ड से नवाजे गए हैं। 10 से ज़्यादा बिजनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इनके पास हैं। तो मैंने वहाँ से 2 साल का जो है वो HR लीडरशिप, इंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस मैनेजमेंट में कोर्स किया है। फाइनली हम बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की तरफ, जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर। एफपीएससी इसके बारे में क्या कहता है? एफपीएससी कहता है कि आपका जो सिलेबस है उसमें वो इंक्लूड करता है एक डेफिनेशन, उसके बाद सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ एचआरएम, वो कहता है ये आपके सिलेबस का पार्ट होगा। अप्रोचेस टू एचआरएम एंड पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन, टूल्स ऑफ पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन। पर्सोनल जो है लफ्ज पर्सोना से निकला है, इसमें हम बाद में बात करेंगे। सब ये क्या है, सारी चीजें थोड़े से हम बेसिक फंडामेंटल जो हैं, बिल्कुल बिल्कुल जो बुनियादी चीजें हैं, सबसे पहले उन्हें हम जो है वो व्यू करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देन हम फिर जो है कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगे। सो यहाँ पे एक दफा फिर बिल्कुल क्लियर है मेरी वॉइस? कोई इशू तो नहीं है? तो मुझे जल्दी से क्विकली बता दें, मुझे आगे बढ़ना है। जल्दी से क्विकली मुझे मैसेज टाइप करें यहाँ पे चैट बॉक्स में जूम के, प्लीज। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात की कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसे हमारे सिलेबस का पार्ट बनाया गया है। क्यों सिलेबस का पार्ट बनाया गया है? अकाउंटिंग, नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड सारे स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, तो इसकी क्या वजह है? और सबसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तो बाद में हम बात करेंगे, पहले मैनेजमेंट क्या होती है हमें उसे अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। मैनेजमेंट किस चीज को कहते हैं, पहले थोड़ा सा इसे हम देख लेते हैं। जो लफ्ज मैनेजमेंट है उसका उर्दू में मीनिंग है इंतजाम। और अक्सर आप एक लफ्ज भी सुनते होंगे कि मैनेजर है ये, या इस चीज की ये मैनेजमेंट करता है ये पर्सन या ये इंसान। तो जो मैनेजर है उसका मतलब होता है मुंतजिम, इंतजाम करने वाला। जो इंतजाम करने का अमल होता है वो कहलाता है मैनेजमेंट या इंतजाम। तो ये कौन कर, जो इससे करता है वो मैनेजर कहलाता है, उसे उर्दू में मुंतजिम कहते हैं। और जो ये इंतजाम करने का अमल या प्रोसेस जो है वो पूरा करता है, जो उसे कंप्लीट करता है उस प्रोसेस को, उसे कहते हैं, उस तमाम प्रोसेस को कहते हैं मैनेजमेंट। और ये परफॉर्म करने वाला कहलाता है मैनेजर।
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो सादा सी लफ्जों में अगर मैनेजमेंट के लफ्जों में बात की जाए तो मैनेजमेंट को ये भी कहा जा सकता है कि चीजों को मैनेज करना, टू मैनेज द थिंग्स, यानी कि चीजों को ऑर्गेनाइज करना, उन्हें जो है वो सही सही जो है वो मैनेज करना, इस अमल को हम कहेंगे मैनेजमेंट, चीजों को मैनेज करना। आई थिंक अगर अब भी आपको समझ नहीं आया कि मैनेजमेंट का क्या मतलब है, तो थोड़ा सा हम और इसे ब्रेक डाउन कर लेते हैं, इस पूरे लफ्ज को, मैनेजमेंट को। तो देखिए, सबसे पहले जो मैनेजमेंट है वो निकला है, इसे अगर इसी लफ्ज को जो है वो तीन हिस्सों में ब्रेकअप करें इसका, तो एक है मैनेज। तो मैनेज का मतलब है, जैसे आपको पता है, किसी भी चीज को मैनेज करना, उसका इंतजाम करना। और मैन आगे इसी का ही पार्ट है, मैनेजमेंट में से ही निकलते हैं लफ्ज, तीन अल्फाबेट्स निकलते हैं मैन। तो मैन का मतलब है लोग, पीपल्स, एम्प्लॉइज। और टी का मतलब है थिंग्स। तो मैनेजमेंट का फिर क्या मतलब बना? तो मैनेजमेंट का मतलब बना टू मैनेज दी पीपल एंड मैनेज दी थिंग्स, दिस इज कॉल्ड दी मैनेजमेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैनेजमेंट किसे कहते हैं, तो आपने उसे बताना है टू मैनेज दी पीपल प्लस थिंग्स इज कॉल्ड दी मैनेजमेंट। किसी भी लोगों को और चीजों को मैनेज करने के अमल को हम कहते हैं मैनेजमेंट। और ये जो अमल परफॉर्म करता है, जो ये प्रोसेस करता है, जो मैनेज करता है, जो इंतजाम करता है, उसे कहते हैं मैनेजर। और इस सारी चीज को कहते हैं मैनेजमेंट, जिसमें हम लोगों को और चीजों को मैनेज करते हैं। अब थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन पे चले जाते हैं कि डेफिनेशन क्या है मैनेजमेंट की। तो डेफिनेशन इसकी ये है कि द एक्ट और आर्ट ऑफ मैनेजिंग, इंतजाम करने का अमल या फन जो है वो मैनेजमेंट कहलाता है। यानी मैनेजमेंट का एक्सपर्ट वही कहलाएगा, मैनेजमेंट का जो है वो जो है अच्छा मैनेजर वही कहलाएगा जिसे अच्छा चीजों को मैनेज करना आता होगा, जिसके पास अच्छी आर्ट होगी चीजों को ऑर्गेनाइज करने की, मैनेज करने की। तो वो अच्छा मैनेजर कहलाएगा। और इसका मतलब है कि उसे चीजों की अरेंजमेंट्स और ऑर्गेनाइज और इंतजाम करना अच्छा आता है, तो उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। तो अच्छा इंतजाम करने का अमल या फन जिसके पास होगा, वो अच्छा मैनेजर होगा और वो अच्छी मैनेजमेंट परफॉर्म करेगा। तो इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं। गूगल ये कहता है कि द प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद और कंट्रोलिंग थिंग्स और पीपल, लोगों को और चीजों को जो कंट्रोल करने का अमल है और जो ऑर्गेनाइज या मुनज्जम करने का अमल है, वो कहलाता है मैनेजमेंट। या लोगों और चीजों को मैनेज करने का जो मजमूई तौर पे नाम है, वो कहलाता है इंतजाम या मैनेजमेंट। सो ये बहुत सिंपल और बेसिक डेफिनेशन मैंने करने की यहाँ पे आपके लिए कोशिश की है। सो अब आ जाते हैं हम वापस अपने टॉपिक के ऊपर। मैनेजमेंट के बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, ये है क्या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और इसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, और ये जरूरी क्यों है? मतलब क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, ये बाद में हम देखेंगे। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे। और ये है क्या, सबसे पहले ये क्या चीज है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सबसे पहले हम इस पे आगे चल के बात करते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक ऑर्गेनाइजेशन को ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे हम एक कंपनी को ले लेते हैं। अब आप मुझे बताएं, किसी भी कंपनी को दुनिया की चलने के लिए क्या रिक्वायर होता है, यानी कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दैट कि हमारे पास जो है, उस कंपनी के पास जो है वो पैसा होना चाहिए। मतलब कि किसी भी कंपनी को चलाने की जो बेसिक और पहली रिक्वायरमेंट ये है कि उस कंपनी के पास जो है वो मनी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए। ठीक है। अगर पैसा किसी कंपनी के पास होगा तो वो कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएगी, बिजनेस जो है वो खड़ा कर पाएगी, बिजनेस जो है वो चला पाएगी। तो कंपनी के लिए जो ब्लड, जितना जैसे ब्लड जिस्म के लिए इंपॉर्टेंट है, इस तरह पैसा जो है वो किसी भी कंपनी के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो मनी जो है इज दी फर्स्ट रिक्वायरमेंट टू रन एनी कंपनी, पहली रिक्वायरमेंट किसी भी कंपनी की है पैसा। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है किसी भी कंपनी की, वो है मटेरियल। पैसा तो आ गया, तो अब मटेरियल भी तो चाहिए कंपनी को चलाने के लिए, मतलब रॉ मटेरियल। एक एग्जांपल के तौर पे बात कर लेते हैं, जैसे सुजुकी कंपनी है। अब सुजुकी कंपनी ने जो है वो गाड़ियां बनानी है, पैसा तो उसने इकट्ठा कर लिया लोगों से बुकिंग करके, अब रॉ मटेरियल भी तो उसने मंगवाना है।
तो लोहा होगा जो है गाड़ियों के लिए, प्लास्टिक होगा जो है वो रबड़ होगी उनके टायर्स बनाने के लिए, इस तरह डिफरेंट चीजें, इलेक्ट्रिक मतलब डिवाइसेस, बाकी सारी चीजें जो मटेरियल से बनेंगी, रॉ मटेरियल से बनेंगी। तो मनी के बाद जो दूसरी मोर इम्पोर्टेंट चीज है किसी भी कंपनी के लिए, उसके बिजनेस ऑपरेशंस को चलाने के लिए, उसकी प्रोडक्ट्स जो हैं, उसकी जो चीजें हैं, जो मसनूआत अशिया हैं, उन्हें बनाने के लिए मटेरियल इंतहाई जरूरी है। तो पहली रिक्वायरमेंट किसी कंपनी की पैसा, दूसरी रिक्वायरमेंट होगी उसका मटेरियल, जो रॉ मटेरियल की फॉर्म में जो प्रोडक्ट्स को बनाने में काम आएगा। ये एक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है। तीसरी अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट की बात करें, उसे चलने के लिए चाहिए होता है मशीन्स। मशीन, आपके पास पैसा भी हो, आपने रॉ मटेरियल भी, फॉर एग्जांपल आपके पास पैसा था, आपने बेतहाशा गाड़ियों के लिए लोहा मंगवा लिया, स्टील मंगवा लिया, प्लास्टिक मंगवा लिया, अब आपके पास मशीन ही नहीं है सुजुकी कंपनी के पास, तो वो जो है वो कैसे गाड़ियों को मोल्ड करेगी, उन्हें शक्ल कैसे देगी, उनका डिजाइन कैसे बनाएगी। तो सब ये सारे काम परफॉर्म इंसान नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मशीन्स की जरूरत पड़ेंगे। तो तीसरी जो कंपनी की अहम रिक्वायरमेंट है वो मशीन। इसी तरह कोई साबुन बनना है, शैम्पू बनना है, या घी बनना है, कोई भी चीज बननी है, तो कंपनी की एसेंशियल रिक्वायरमेंट है मशीनरी। तो इसके बगैर कंपनी कोई भी नहीं चल सकती। तो द फर्स्ट वन इज मनी, सेकंड इज मटेरियल, एंड थर्ड इज मशीन। ये किसी कंपनी में होंगी तो कंपनी आगे चलेगी। अच्छा, दी फोर्थ इज मैन पावर। आपके पास ऊपर वाली तीनों चीजें क्यों ना हो, मतलब आपके पास मनी भी हो, आपके पास जो है वो मटेरियल भी हो, आपके पास मशीन्स भी हो, लेकिन आपके पास जो है वो मैन पावर ना हो, तो ये तीनों चीजें जो है वो पड़ी रहेंगी ऐसे ही। चाहे 100 साल गुजर जाए, यहाँ पे जिन्होंने तो आके काम नहीं करना, या मशीनों ने ऑटोमेटेड तो काम नहीं करना। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैन पावर। यहाँ पे आपको लोगों की भी जरूरत पड़ेगी, वर्कर्स की भी जरूरत पड़ेगी, जो है वो एम्प्लॉइज जो है वो लेबर फोर्स की भी जरूरत पड़ेगी, जो इन तमाम चीजों को जो है वो संभालेंगे, चलाएंगे। चाहे मनी है, मटेरियल है, वो आगे हम जाके देखते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये कंपनी को चलाने के लिए चार एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं: मनी, मटेरियल, मशीन एंड मैन पावर। एंड सॉरी फॉर द अकाउंटिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, मुझे ये फंडामेंटली जो है वो अंडरस्टैंड करवाना है तमाम नॉन बिजनेस स्टूडेंट्स को, के लिए, इसलिए मुझे इतना डीप जाना पड़ा है। सो आपसे इब्तदाई जो है वो मिनट्स में ही माजरत। सो मनी जो है वो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है किसी कंपनी के लिए, और इस मनी जो है, इसे कौन लोग मैनेज करते हैं। मतलब किसी कंपनी में अगर पैसा होता है, तो पैसा जो है वो कौन जो है वो मैनेज करता है, तो लोग ही मैनेज करते हैं ना पैसा। तो इस तरह मटेरियल जो है, मटेरियल से जो है कौन लोग मटेरियल को यूज करते हैं, जो है वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो है वो गाड़ियां डिजाइन करते हैं, तो वो भी लोग ही होते हैं जो मटेरियल के साथ जो है वो काम करते हैं। इस तरह मशीन्स को कौन ऑपरेट करता है, वो भी लोग ही होते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले। इस तरह मैन पावर या जो वर्क फोर्स है, उसे कौन ऑपरेट करता है, मतलब जो नीचे मजदूर होते हैं, लेबर होती है, इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो उन्हें कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो सुपरवाइजर्स, तो ये या ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स जो यहाँ पे आप कह लें। तो इस तरह ये भी जो है वो जो लोग ही होते हैं जो मैन पावर को मैनेज कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा आगे जाके हम मजीद जो है वो इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं एक दफा आगे क्लियरली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मनी जो है किसी भी कंपनी को चलाने के लिए इंतहाई जरूरी होती है, और इस मनी को मैनेज करते हैं लोग, इंसान। और अगर हम एक दूसरी पर्सपेक्टिव में देखें, एक दूसरे नजरिए से देखें, तो ये अक्सर कहा जाता है कि इस कंपनी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, मतलब उसके पास माली वसाइल बहुत अच्छे हैं। पहला हमने जो वसाइल पढ़ा था किसी कंपनी को चलाने का, जो रिसोर्स पढ़ा था, वो मनी था। तो ये कहलाते हैं उस कंपनी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, जो मनी से रिलेटेड चीजें हैं वो, अगर वो कहलाएंगी फाइनेंशियल रिसोर्सेज। और इस तरह कंपनी के पास जो मटेरियल है, तो ये चीज कहलाएगी उसके लिए मटेरियल रिसोर्सेज। इस तरह कंपनी के पास जो है वो मशीन्स हैं, उसके पास बहुत अच्छा जो है वो ऑटोमेटेड जो है वो प्लांट्स हैं, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये आएगा कहाँ से, ये सरमाए से आएगा, कैपिटल से आएगा, जो आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा है। तो इससे हम कहेंगे कैपिटल रिसोर्सेज या सरमाए के वसाइल। तो वहां से ये सारी चीजें, सरमाया होगा तो फैक्ट्री की बिल्डिंग खड़ी करी जाएगी, मशीनें जो है वो
वहां पे लगाई जाएंगी, प्लांट्स तामीर किए जाएंगे, तो ये सारे सरमाए से आएगा, तो ये कैपिटल रिसोर्सेज भी इन्हें कह सकते हैं। और अगर मैन पावर होगी, मजदूर होंगे या लेबर होगी, तो फिर ही जो अफरादी कुव्वत के वसाइल दस्तयाब होंगे तो वो कंपनी जो है वो चल पाएगी। तो इसे कह सकते हैं हम अफरादी कुव्वत के वसाइल या लेबर और वर्क फोर्स रिसोर्सेज। जैसे पाकिस्तान के पास बेतहाशा लेबर रिसोर्सेज हैं, हम अपनी लेबर को चाहे वो बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं, सऊदी अरब, दुबई वगैरह के मुल्कों में, वहाँ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए। अब कुछ ऐसे मुल्क हैं जैसे जर्मनी हो गए, यूरोप के मुल्क, उनके पास लेबर बहुत कम है, तो फिर वो डिपेंड करते हैं इन छोटे मुल्कों पे, पाकिस्तान पे, बांग्लादेश पे, या फिर जैसे इंडिया है तो यहाँ से लेबर वहाँ पे जाती है। तो इसी तरह एक जो रिसोर्सेज हैं कंपनी को चलाने के लिए, माली वसाइल यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी चाहिए, जो मनी से रिलेट करते हैं, मनी को ही फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। मटेरियल भी चाहिए, इसे मटेरियल रिसोर्सेज कहते हैं। मशीन्स भी चाहिए, इसे कैपिटल रिसोर्सेज कहते हैं, जो सरमाए से खरीदी जाती हैं। और मैन पावर भी चाहिए, अफराद भी चाहिए, इसे अफरादी कुव्वत भी कहते हैं, या वर्कफोर्स या लेबर रिसोर्सेज भी कहते हैं। थोड़ा सा और जरा इसे डेप्थ में जाते हैं। सबसे पहले हम एक गोल्डन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, द कंपनी इज एज गुड एज इट्स पीपल। कंपनी उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी जितने अच्छे उसके लोग होंगे, मतलब जितना अच्छा उसके लोग काम करेंगे, कंपनी भी उतनी ही अच्छी होगी पब्लिक के लिए। तो आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम अगर देखें, जैसे मैंने आपको बताया, फिर थोड़ा सा हम डेप्थ में हमें जाना पड़ेगा कि जो मनी है किसी कंपनी की फर्स्ट एंड दी मोर इम्पोर्टेंट जो है रिक्वायरमेंट है। जैसे एक जिस्म को चलाने के लिए खून की जरूरत होती है, तो वो मनी है। तो इस मनी को जो है वो मैनेज करने वाले कौन लोग हैं उस कंपनी के, वो मैनेज करने वाले कहलाते हैं अकाउंटेंट्स, जो मनी का हिसाब किताब सारा रखते हैं, सारे खाते वगैरह बनाते हैं, सारी जो है स्टेटमेंट्स वगैरह बनाते हैं, तो ये कहलाते हैं अकाउंटेंट्स। और ये भी लोग ही होते हैं, इंसान ही होते हैं। तो इसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, किसी भी कंपनी को मैनेज करने वाले लोग, जो लोग हैं, वो अकाउंटेंट्स कहलाते हैं। और इसी के ऊपर फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज कैसे करना है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आएंगे कहाँ से, इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कहाँ करनी है, लोन्स कहाँ से लेने हैं, कंपनी ने जो है अपने शेयर्स बेचने हैं नहीं बेचने, कंपनी ने अपना रिस्क एनालिसिस कैसे करना है। तो ये सारा काम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जो उस कंपनी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट टीम होती है, या विंग होता है, या डिपार्टमेंट होता है, ये सारे काम वो चीजें कर रहा होता है। तो मिस्टर यूनुस साहब, आप यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो पढ़ा रहे हैं आपको, कि किस तरह कंपनीज जो है वो अपने असेसमेंट करती हैं फाइनेंस से रिलेटेड, यानी मनी से रिलेटेड मामला के ऊपर। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसी तरह दूसरे जो लेबर है, जो मटेरियल है कंपनी का, उसे भी लोग ही मैनेज करते हैं, और लोग जो है वो कहलाते हैं लेबर। वो सारा सारी जो लेबर है वो मटेरियल से काम करती है, मटेरियल को कन्वर्ट करती है मशीन्स के जरिए, और ढालती है शक्ल में, प्रोडक्ट में, और फिर बाहर जाके वो सेल करते हैं पब्लिक को। तो इसके बाद जो है, जो मशीनरी होती है किसी भी कंपनी में, तो उसे इंजीनियर्स जो है वो मैनेज करते हैं। तो इसे कैपिटल रिसोर्सेज कह सकते हैं, यानी इंजीनियर्स जो है वो किसी भी मशीनरी को मैनेज करते हैं, ये भी जो है वो लोग ही होते हैं। इंजीनियर, लेबर भी जो है वो लोग ही होते हैं। इस तरह अकाउंटेंट्स भी जो है वो ह्यूमंस ही होते हैं, लोग ही होते हैं। और फाइनली जो मैन पावर है, इसे सुपरवाइजर्स मैनेज करते हैं, और सुपरवाइजर खुद भी जो है वो लोग ही होते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये सारी चीजें, जो इतने सारे रिसोर्सेज हैं, ये वाले सारे जो रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज, लेबर और वर्कफोर्स रिसोर्सेज, इन्हें कौन मैनेज कर रहा है? इन्हें इन सारे इंसान मैनेज कर रहे हैं। तो उन इंसानों को हम कहेंगे ह्यूमंस, मतलब इंसान, या उन रिसोर्सेज को हम कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज। आई होप सो कि अब यहाँ पे आपको ह्यूमन रिसोर्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो यानी कि, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो अगर एक कंपनी को चलाने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिक्वायर होते हैं, मटेरियल रिसोर्सेज रिक्वायर होते हैं, मशीन्स या कैपिटल रिसोर्सेज रिक्वायर होते हैं, या मैन पावर वर्कफोर्स रिक्वायर होती है। तो ये सारे जो इतने सारे रिसोर्सेज हैं, ये
ये वसाइल हैं कंपनी को चलाने के लिए, लेकिन इन वसाइल को बैक एंड पे कौन मैनेज कर रहा होता है, इनका इंतजाम कौन चला रहा होता है, इन्हें ऑपरेट कौन कर रहा होता है, वो ऑपरेट करने वाले ये सारे के सारे जो है वो इंसान ही होते हैं। तो इसलिए इन्हें यहाँ पे कहा गया ह्यूमंस, ये इन तमाम रिसोर्सेज को, हर तरह के रिसोर्सेज को ह्यूमंस ही मैनेज करते हैं किसी भी कंपनी में और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसलिए जो ह्यूमंस पे डिपेंड करते हैं ये तमाम रिसोर्सेज, ये तमाम जो लोग हैं इन्हीं पे डिपेंड करते हैं, करती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी। तो इसलिए इसे जो है वो नाम दिया गया है ह्यूमन रिसोर्सेज का, इंसानी वसाइल का। तो इसीलिए यहाँ से ये वर्ड ड्राइव हुआ है। उन्होंने कहा कि जब इतने सारे बाकी रिसोर्सेज हैं जो जो लोग मैनेज कर रहे हैं, तो जो जो वहाँ के सारे मैनेज करने वाले लोग हैं, तो इन्हें क्यों ना वसाइल कहा जाए, इन्हें क्यों ना रिसोर्स कहा जाए कंपनी का, इन्हें क्यों ना जो है वो जो है सबसे बड़ा जो है वो कंपनी का चलाने का वसीला कहा जाए। तो यहाँ से एक नया सब्जेक्ट निकल के आता है फिर ह्यूमन रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्स या इंसानी वसाइल, क्योंकि ह्यूमंस पे तो डिपेंड कर रही है पूरी की पूरी कंपनी के तमाम रिसोर्सेज। तो अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, जैसे आपने ऊपर पढ़ा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने का जो अमल है वो कहलाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी कोई भी कंपनी है उसमें जब ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज किया जाता है, यानी इंसानी वसाइल को मैनेज किया जाता है, तो वो चीज कहलाती है, वो प्रोसेस, वो अमल, वो कहलाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसका बिहाइंड दी हिस्ट्री, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा मैं उस पर भी आपको गाइड कर देता हूँ। एक क्विक हम उस पर रिव्यू कर लेते हैं। आई होप सो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा सब कुछ कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है और ये कहाँ से डिराइव हुई है सारी चीज। तो अच्छा, हिस्ट्री इसकी इस तरह से है कि शुरुआती दौर में पहले ऐसे होता था कि पहले जो है वो वर्कर्स जो है उन्हें ऑर्डर दिया जाता था, उन पे एडमिनिस्ट्रेशन की जाती थी, हुक्म चलाया जाता था कि आपको हमने हायर कर लिया है इतने पैसों के इवज, आपने ये काम करना है। तो वर्कर्स जो है वो जैसे कि जानवर काम करते हैं, हमें उनका कोई ख्याल नहीं, तो सेम वर्कर्स भी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर था 1900 में जो है वो 20वीं 21वीं सदी के जो है वो अख्ताम और आगाज पे, तो तब पूरी दुनिया जो यूरोप है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जा रहा था, तो वर्कर्स को हायर किया जाता था और उनसे काम लिया जाता था। सिर्फ ये नहीं देखा जाता था कि वर्कर्स जो है कि उसकी क्या सिचुएशन है, क्या उसे इंसान समझा नहीं जाता था। तो इसलिए कई एहतजाज भी हमें मिलते हैं जिनसे जो है वो नए नए दुनिया में कवानीन बने। तो इसलिए वहां पे जो है वर्कर्स को सिर्फ ऑर्डर दिया जाता था और वो अपना काम परफॉर्म करते थे। तो उसके बाद उसकी एग्जांपल ऐसे ही है, जो ओल्ड मतलब एडमिनिस्ट्रेशन थी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में, जैसे एक पुरानी जो ऑर्गेनाइजेशन थी आज से 100 साल पहले, तो यूरोप में, तो वहां पे एक बॉस होता था और बॉस जो है वो वही ऑर्डर देता था, वही हुक्म जारी करता था, वही कंपनी का बादशाह होता था। किसी भी एम्प्लॉय को हायर करना है, किसी को भी निकालना है कंपनी से, किसी को भी जो है वो किस काम लगाना है, ये सारा उस कंपनी का मालिक जो है या बॉस जो है वो ये तय करता था, और बाकी लोग जो है उसके लिए कीड़े मकोड़े होते थे। वो बॉस की हर खुशी हर ख्वाहिश जो है वो पूरी करते थे, और बॉस जैसा कहता था फरमाता था वो उसका हुक्म बजा लाते थे। और बॉस जो है वो उनका कुछ ख्याल नहीं करता था, बस अपना जो है वो उसे अपना ही ख्याल होता था कि उसकी अपनी ही दौलत बढ़ती रहे, अपने उसके एसेट्स बढ़ते रहे। तो आज भी पाकिस्तान में ये स्ट्रक्चर काफी जगहों पे जो है वो एग्जिस्ट किया जाता है। तो बाद में भी जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आई तो उन्होंने कहा नहीं, ये बॉस का कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि यहाँ पे बॉस नहीं होना चाहिए बल्कि लीडर होना चाहिए। जो मैनेजर है कंपनी का, मैनेज करने वाला है, वो बॉस या बादशाह नहीं होना चाहिए बल्कि वो एक लीडर की शक्ल होनी चाहिए। तो जो आगे सबसे पहले खुद जो है वो आगे डायमेंशन रास्ता तय करे, आगे सबसे पहले खुद लीड करे लोगों को, और लीड करके कंपनी को जो है वो उसकी मंजिल की तरफ लेके जाए, चाहे वो प्रॉफिट की सूरत में, चाहे वो जो है वो कोई अच्छी प्रोडक्ट की सूरत में। तो इस तरह फिर ये चीजें कहाँ से इवॉल्व हुई, ये सारी एचआर से इवॉल्व हुई। तो उसके ऊपर हम आगे जाके देखते हैं कैसे ये इवॉल्व हुई। तो लीडर, और यानी कि थोड़ा सा पुराने बिजनेस मॉडल में ये फॉलो किया जाता था और आज भी पाकिस्तान में फॉलो किया जाता है, जैसे कि एक सेठ होता है,
किसी भी मंडी में या कोई दुकान है, जब कोई छोटी मोटी अगर फैक्ट्री है, तो वहां पे एक सेठ साहब हैं जो बॉस बने हुए हैं, वो सिर्फ हुक्म देते हैं, तो उनका हुक्म वर्कर सब बजा लेते हैं। वो वर्कर्स पूरी जिंदगी वहीं पे गुजार देते हैं, पूरी जिंदगी जो है वो एक जो है वो छोटे से स्केल के ऊपर काम करते हैं, मुंशी बतौर जो है वो काम संभालते हैं, और रिटायर भी बतौर मुंशी होते हैं। तो उनका कोई फ्यूचर नहीं है उस कंपनी में, फ्यूचर सिर्फ सेठ का है, जो मालिक है उसका है। जो नए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स आए हैं दुनिया में, जिसे एचआरएम ने जो है वो जो स्ट्रक्चर्स एचआरएम के जरिए हमें दिए गए हैं, एचआरएम उसे डील करता है, वो ये बताता है किस तरह रिसोर्सेज को जो है वो यूज करना है। उसमें इन स्ट्रक्चर में जो बॉस का कल्चर है वो चेंज किया गया है, और ये कहा गया है कि एक लीडर जो है वो कंपनी को मैनेज करे, और बाकी तमाम जो लोग हैं उसकी लीडरशिप में जो है वो कंपनी के विजन के ऊपर जो है वो काम करें, और कंपनी को आगे बढ़ाएं। एम्प्लॉइज का फोकस, कंपनी का फोकस जो है वो एक ही होना चाहिए, और वो मिल के जो है वो इसे आगे लेके चलें। तो थोड़ा सा हम इसे आगे बढ़ाते हैं इस चीज को। ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी, तो ये हिस्ट्री में इस तरह जो है मतलब ऑर्डर्स दिए जाते थे सिर्फ जो है वो। अब स्ट्रक्चर्स काफी बदल गए हैं। तो अब जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में लोग हैं, लोग काम कर रहे हैं बहुत सारे, चाहे वो वर्कर हैं या छोटे मोटे जो है वो सुपरवाइजर हैं या लेबर स्टाफ में हैं, तो वो हैं तो इंसान जो इतने रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं, मनी को, मटेरियल को, उसके बाद जो है वो बाकी चीजों को वो मैनेज कर रहे हैं। तो क्या उनकी कोई फीलिंग्स नहीं है? क्या उनकी कोई इमोशंस नहीं है? क्या उनकी जो है वो कोई लाइफ नहीं है? क्या उनकी कोई फैमिलीज नहीं है? क्या उनकी उनके कोई एहसासात नहीं है? मतलब क्या वो सिर्फ जो है वो कंपनी में जो हुक्म है उसे सिर्फ बजा लाएं, उसे सिर्फ काम करें? क्या कंपनी के मालिक का तो फ्यूचर हो, उनका कोई फ्यूचर ना हो? तो ये जो चीजें हैं मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, तो इंसान जो है वो मशीन्स नहीं है। मशीन्स इस तरह हुक्म पे काम कर सकते हैं, लेकिन इंसान जो है वो इस तरह काम नहीं कर सकते। तो इसी चीज को एचआर आगे जाके बताती है। तो एचआरएम में एक थ्योरी भी है, लेकिन आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसके लिए मैंने ये पेस्ट की है यहाँ स्लाइड, लेकिन आपने इसे याद नहीं करना, बाद में इसे हम देखेंगे। तो ये जो है वो मैस्लो हिरार्की ऑफ नीड्स नीड्स थ्योरी है। वो ये कहते हैं कि हर जो एम्प्लॉई है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी मुलाजिम है किसी भी इदारे में, उसकी कुछ नीड्स होती हैं। सबसे पहले तो उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, यानी उसे पानी जो है वो चाहिए, उसे जो है वो वाटर चाहिए, हवा चाहिए, शेल्टर चाहिए, स्लीप चाहिए, क्लोथिंग चाहिए। तो इस तरह कुछ उसकी सेफ्टी नीड्स हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करता है, तो पर्सनल सिक्योरिटी हो उसकी, उसकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो महफूज हो, उसे जो है वो रिसोर्सेज जो है वो अच्छे प्रोवाइड किए जाएं, उसे हेल्थ की इंश्योरेंस मिले। तो इस तरह उसके लव एंड बिलोंगिंग्स हैं। अगर किसी वो कंपनी में काम करता है, तो वहां पे जो है वो इतने तो पैसे कमा पाए कि जो अपने इर्द गिर्द उसके जो लोग जुड़े हुए हैं, जो उसके माँ बाप हैं, उसके बहन भाई हैं, उनके वो खर्चे पूरे कर सके, जो उनके जो है वो उनका फैमिली को सपोर्ट कर सके। तो इसी तरह जो है वो इससे अगर ऊपर यहाँ तक वो खर्चे पूरे कर लेते, तो इससे ऊपर बढ़ के भी एक चीज चली जाती है, स्टीम। मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन, हर इंसान की एक ख्वाहिश है कि उसे भी रिकग्नाइज किया जाए, उसका भी एक एक जो है रिस्पेक्टेबल स्टेटस हो, उसे भी आज़ादी हो। तो इस तरह से जो है हर इंसान की ये नीड्स होती हैं, और अगर वो मेहनत करे तो वो एक हायर पोजीशन को भी अप्रोच कर ले, हायर लेवल को भी अप्रोच कर ले, तो जहाँ पे वो जाना चाहता है। तो इस तरह कुछ हर इंसान की नीड्स होती हैं। ये नहीं कि आपने एक इंसान को 20,000 पे हायर किया और वो पूरी जिंदगी बाद जब 60 साल का बूढ़ा हो गया तो वो 20,000 पे रिटायर हुआ है, और कंपनी का मालिक जो है वो 20 मिलों का मालिक बन गया। तो ये सारी चीजें जो है मतलब ये सारी चीजें जो है वो किसी भी कंपनी को आगे नहीं लेके जाती, या मालिक भी ज्यादा देर तक ग्रो नहीं कर पाता। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इस बारे में हमें बताती है। तो थोड़ा सा और इसे हम सिंपल करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी वो डिपेंड करती है, उसकी जो एफिशिएंसी, किसी भी कंपनी की जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड किस पे करती है? अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज पे। जितने अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे, यानी जितने अच्छे कंपनी के लोग होंगे, जितने अच्छे कंपनी के एम्प्लॉइज होंगे, एम्प्लॉइज नहीं कंपनी को आगे लेके जाना ना, मशीनों ने तो नहीं लेके जाना, जितने अच्छे जो है वो
कंपनीज के एम्प्लॉइज होंगे, उसकी उसके लोग अच्छे होंगे, वर्कर्स अच्छे होंगे, उतनी ही कंपनी जो है वो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, उतनी ही कंपनी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। और जितने लोग बुरे होंगे उतनी ही कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा बुरा परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पे हम मजीद इससे थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है कोई भी कंपनी, और जितने ज्यादा अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे, जितने ज्यादा मैक्सिमम एफिशिएंसी वो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो आउटपुट फॉर्म में हमें देंगे, यानी मैक्सिमम अपनी इनर्जीज लगाएंगे कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, कंपनी जो है वो उतनी ही ज्यादा ग्रो करेगी, वो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी उतनी ही आगे बढ़ेगी, उतनी ही वो तरक्की करेगी। और जितने ये ह्यूमन रिसोर्सेज बुरे होंगे, उतनी ही कंपनी तनज़्ज़ुली का शिकार होगी, नीचे जाएगी। तो जितने मैक्सिमम जो एफिशिएंसी है ह्यूमन रिसोर्सेज की, वो लेके जाती है किसी भी कंपनी को मैक्सिमम ग्रोथ की तरफ। और ये सारी कंपनी जो है डिपेंड करती है अच्छे इंसानी वसाइल पे। अगर अच्छे इंसानी वसाइल किसी कंपनी के पास होंगे तो वो ग्रो करेगी। जैसे गूगल है, उसके पास बहुत अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, बहुत अच्छे उसके पास एम्प्लॉइज हैं। फेसबुक के पास बहुत अच्छे एम्प्लॉइज हैं। यूट्यूब के पास बहुत अच्छे एम्प्लॉइज हैं। व्हाट्सएप के पास वहां पे बैठे हुए हैं, वो दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी कंपनीज हैं उनके पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं है। आगे जाके हम कुछ इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कर लेते हैं, डिस्कस केस स्टडीज को कुछ देख लेते हैं। जैसे कोई केस स्टडीज में हम बात करते हैं कुछ गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस की। फिर मैं आपको रिमाइंड करवाता चलूं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए चार चीजें बहुत ही अहम होती हैं। द फर्स्ट वन इज मनी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहेंगे उसे। सेकंड वन इज मटेरियल, मटेरियल रिसोर्सेज। थर्ड इज मशीन्स, एंड फोर्थ इज मैन पावर। तो यहाँ पे कुछ हम केस स्टडीज को देखते हैं। अब यहाँ पे एक पाकिस्तान का हुकूमती इदारा है, पाकिस्तान पोस्ट। पाकिस्तान जब बना तब ही ये बना। और उसके बाद जो है इसके पास तमाम रिसोर्सेज हैं। इसके पास जो है वो मैन पावर भी है, इसके पास जो है पैसा भी है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी है, इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इसके पास बिल्डिंग भी है, इसके पास नेटवर्क भी है, इसके इसके पास रेलवे और दूसरी जो है वो फिजिक बाय रोड जो है कनेक्टिविटी भी है, इसके पास हर चीज है। लेकिन इसके मुकाबले में एक ऐसी कंपनी जिसके पास ना जो है रेलगाड़ी के साथ उसकी कनेक्टिविटी है, मतलब ना जो है उसके हर गांव में ऑफिस हैं, ये शहरों तक महदूद है, ना जो है उसके पास जो है वो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ना इतना बड़ा उसके पास जो है वो जो है वो ऑफिस का नेटवर्क है, लेकिन वो कंपनी इतनी तेजी से पिछले कई सालों और दहाइयों से आगे ही आगे बढ़ती जा रही है। फर्क क्या है इन दोनों में? इन दोनों में किस चीज का फर्क है? हालांकि इसके पास तो सब वो चीजें हैं जो एक्सपेक्ट भी नहीं कोई कर सकता, और इसके पास तो बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन आगे ये बढ़ रही है। सिर्फ फर्क इतना है कि इसके पास अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं हैं। इस कंपनी के पास, इस ऑर्गेनाइजेशन के पास अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं हैं। इस वजह से ये एक छोटी छोटी कंपनीज का भी मुकाबला नहीं कर पा रही, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क जो है, ऑफिस, बिल्डिंग्स होने के बावजूद। तो हम एक सेकंड केस स्टडी की बात करते हैं इसके बाद। पीआईए कौन नहीं जानता, और एमिरेट्स की। तो 90s में, 1990 में जो है वो एमिरेट्स ने ये कहा कि हम जो है वो, पीआईए दुनिया की प्रीमियम तरीन एयरलाइंस थी, पहले दो तीन में शामिल थी, और इवन कि इसके लोगों पे लिखा हुआ है ग्रेट पीपल फ्लाई टू फ्लाई विद। जो अजीम लोग हैं वो ये पीआईए में उठते हैं। इतनी बड़ी एयरलाइन थी कि एक दफा तो ये दुनिया के पहले दूसरे नंबर पे भी रही है, 60 70 80 90 की दहाई में इस तरह। तो एक जो है वो नई कंपनी लॉन्च होती है एमिरेट्स में, वो मदद मांगती है पीआईए से, कहती है कि हमें जो है एक त्यारा लीज पे दे दें और अपनी मैनेजमेंट दे दें, जो दुबई में आए और हमारी जो है इस कंपनी को मैनेज करे। तो एक त्यारा पीआईए से लेती है ये लीज पे, और एक त्यारा जो है वो जो दुबई के उस टाइम के प्रिंस होते हैं वो इसे एमिरेट्स को डोनेट करते हैं, यूएई के प्रिंस जो होते हैं, या बादशाह जो भी उस टाइम के थे। तो दो त्यारों के साथ, पुराने त्यारों के साथ वो अपना बिजनेस का आगाज करती है। तो पीआईए के मैनेजमेंट 90s में चाहे वो रवाना होती है दुबई में, वहां पे एमिरेट्स का इंतजाम संभालती है, एमिरेट्स को लॉन्च करती है, उसका पूरा सिस्टम डेवलप करती है। और आज 20 30 साल बाद जो है वो पीआईए जो है वो हर साल खसारे में जा रही है, डूबने के दहाने पे है। और एमिरेट्स दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन है। मतलब कि अमेरिका भी है, यूके भी है, यूरोप भी है, कोई भी ऐसी एयरलाइन नहीं है कि जो नंबर 1 पे हो। तो एमिरेट्स जो है वो नंबर 1 एयरलाइन है, क्योंकि 180 से ज्यादा मुल्कों में इनकी हर रोज फ्लाइट्स उड़ती हैं।
और हजारों इनके पास तैयार हैं और दुनिया की महंगी और एफिशिएंट तरीन एयरलाइन समझी जाती है। तो इससे पीआईए जिसके पास इतना बड़ा जो है वो स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर था, इतनी बड़े एसेट्स थे, इतने ज्यादा तैयारे थे, दुनिया की 3 कंपनीज में ये 1960 के बाद शामिल रही है। तो ये बिल्कुल जो है वो आज जो है वो दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में भी नहीं आती और ये नंबर 1 को जो है रिटेन कर रही है इस पोजीशन को कई सालों से। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि इसके जो ह्यूमन रिसोर्सेज थे वो टाइम टू टाइम जो है वो अच्छे नहीं रहे, वो बुरे ही होते गए। तो ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी की पूरी एक तरक्की याफ्ता थी उसे वो तनज़्ज़ुली की तरफ लेते गए और वो आज डूबने के दहाने पे है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसने हर रोज हर जो है वो साल हर रोज अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को पे फोकस किया, अपने इंसानी वसाइल अच्छे अच्छे दिमागों को हायर किया, अपने अच्छे जो रिसोर्सेज हैं उन्हें जो है वो उनसे जो है मैनेज करवाई कंपनी। तो आज ये दुनिया की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है एयरलाइन में। सो दिस इज द सेकंड एग्जांपल। तो फर्क सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज का है। सम टाइम आपके पास मटेरियल भी हो, सम टाइम आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, एसेट्स भी हो, तो आप फेल हो जाएंगे अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे नहीं है तो। अच्छा, एक और ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। सिर्फ ये बात नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट सेक्टर ही अच्छा काम करती हैं। तो बात है सिर्फ स्ट्रक्चर की, कि स्ट्रक्चर चाहे ह्यूमन रिसोर्स का अच्छा स्ट्रक्चर जो है वो पब्लिक में परफॉर्म इम्प्लीमेंट किया जाए या प्राइवेट में इम्प्लीमेंट किया जाए, जहां भी वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म करेगी। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन थी ईदी। तो ये मतलब जहाँ पंजाब की अगर मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पे फौरन रिस्पॉन्स करती थी, 115 हेल्पलाइन थी इसकी। तो पिछले 8-10 साल से जो है वो एक और दूसरी हुकूमती जो है वो एम्बुलेंस सर्विस आई, रेस्क्यू 1122। इसका जो ह्यूमन रिसोर्सेज का स्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा है, इतना एफिशिएंट है कि 10 मिनट के अंदर पंजाब का कोई भी जो शहर है, जो बड़े सिटीज हैं, तो ये रिस्पॉन्ड करके पेशेंट के पास पहुंचती है। तो इसके एम्प्लॉयज, इसके वर्कर, इसके इतने अच्छे हैं, इनकी सर्विस, कभी इन्हें इश्यूज नहीं होते। तो ये अपनी जो है वो इमरजेंसीज को जो है बहुत ही ऑनेस्टली के साथ डील करते हैं। और इवन के अभी रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट के ने अपने एक फैसले में जो उसके चीफ जस्टिस है उन्होंने ये अब लिखा कि पाकिस्तान पंजाब की जो सबसे नंबर 1 डिपार्टमेंट है दैट इज रेस्क्यू 1122। मतलब जो चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने डिक्लेयर किया इसी साल में कि सबसे अच्छी जो ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब की तमाम डिपार्टमेंट में से वो 1122 है। तो किसी ने कमेंट्स में लिखा सर आपका अपने बारे में क्या ख्याल है। तो सेम इसी तरह यानी बात करने की ये है कि यहाँ पे फर्क क्या है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये पंजाब में अब ये मुदम होती जा रही है, मतलब ये डी लाइट डिस हाईलाइट होती जा रही है थोड़ी सी, क्योंकि इसके पास उतने फंड्स या उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं है, और उतने अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज भी नहीं है जितने अच्छे जो है वो रेस्क्यू 1122 के पास है। तो यानी कि बात सिर्फ अच्छे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की है, उसे चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर ले या फिर जो है वो सरकारी फॉलो कर ले, तो वो ग्रो कर जाएगी। तो एक और एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे पीटीसीएल था पुराने जमाने में, आज से 15 साल पहले। तो बहुत ही मुश्किल से कनेक्शन आपको मिलता था, वही पुराना उसका ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल, जैसे वापडा है उसका सिस्टम, बड़ी मुश्किल से हमें जो कनेक्शन मिलता, सर्विसेज लगती, फिर मिनतें उनकी अलहदा से करनी पड़ती। तो हुकूमत ने उस ऑर्गेनाइजेशन को बेच दिया उसकी इनएफिशिएंसी की वजह से। तो दुबई ने उसे जो है परचेज किया उन्होंने फौरी तौर पे आते सार उसे, जो डूब डूब रही थी कंपनी, मोबाइल का दौर शुरू हो गया था और उसके कोई भी टेलीफोन लगवाना नहीं चाहता था। तो उन्होंने खरीदने के बाद फौरन ही उन्होंने पता कि मोबाइल फोन जो है उनका तो दौर खत्म हो गया, लेकिन इंटरनेट जो है वो मोबाइल नहीं दे सकते, 2007-8 की बात है। तो उन्होंने जो है वो इसकी पूरी पूरी ह्यूमन रिसोर्स जो है मैनेजमेंट को ही रिप्लेस कर दिया, पूरे ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, जैसे एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में होता है वैसे ही ले आए। तो ये 10-15 साल हो गए हैं इसे, लेकिन ये बहुत अच्छा सरवाइव कर रही है। अगर इसी स्ट्रक्चर के साथ होती, हुकूमत ही से ऑन कर रही होती, मतलब स्ट्रक्चर इसका यही रहता, तो फिर ये भी आज फेल हो चुकी होती बुरी तरह। तो अच्छा, कुछ और हुकूमती ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही अच्छा फॉलो किया जाता है। उसमें वो क्लासिक ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल, जो बॉस वाला स्टाइल है, जो हुक्म बजा लाने वाला बादशाह वाला स्टाइल है, वो फॉलो नहीं किया जाता, जैसे एफएफसी है। अब इसके मुकाबले में बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो खाद बनाती हैं, लेकिन ये क्योंकि आर्मी की ओन्ड है
तो हाईली डिसिप्लिन्ड, हाईली ऑर्गेनाइज्ड, हाईली अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स ये प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये कई दहाइयों से जो है वो नंबर 1 पे है, क्योंकि इनका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा है। तो इस वजह से चाहे इदारा पब्लिक हो प्राइवेट हो, जितना अच्छा ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रक्चर होगा उतनी वो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा ग्रो करेगी, और जितना बुरा होगा वो क्रैश कर जाएगी, बंद हो जाएगी। जैसे और इसके बाद हम ये कहा जाता है पाकिस्तान तो एक अपनी गाड़ी नहीं बना सकता, तो ये जो है, लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा भी है, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, जो बड़े बड़े जहाज बनाता है। JF-17 थंडर थंडर भी इसने बनाया, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ये बनाता है, क्योंकि इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा फॉलो किया जाता है, क्योंकि ये हाईली डिसिप्लिन है, हाईली ऑर्गेनाइज है, पाकिस्तान एयरफोर्स के अंडर है। तो बात सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रक्चर की है, वहाँ पे अच्छे अच्छे लोगों को जो है एरोनॉटिकल इंजीनियर्स होते हैं उन्हें हायर किया जाता है, उन्हें आगे वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, फिर उन ब्रेन्स को यूज करके अच्छी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाता है। तो इस लेकिन जहाँ रेलवे की अगर बात करें तो रेलवे वाले जो है वो भागे फिर रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, कंपनियों से मुआहदे कर रहे हैं। अभी रिसेंटली पिछले 1-2 पहले हफ्ते की खबर थी कि हमें वो 100 लोगों को हमारे ट्रेनिंग देंगे कि इंजन जो है वो किस तरह जो है वो उसके कुछ पार्ट्स बनते हैं, या इंजन किस तरह उसे रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे अभी रिपेयरिंग सीखने के लिए वो चाइना रवाना हो रहे हैं, पाकिस्तान जो है वो रेलवे के 100 लोग, और यहाँ पे एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जो है वो जहाज बना रहा है। तो यानी कि हम रेलवे का एक इंजन भी अब करंटली नहीं बना पा रहे हैं, तो उसकी ट्रेनिंग हम रिपेयर करने की चाइना लेने जा रहे हैं। तो यानी कि बात सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर की है कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में जितना बेटर होगा वो उतनी अच्छी जो है वो ग्रो करेगी। रेलवे में जो है वो नहीं जो है वो किया जा रहा फॉलो। रेलवे में एक ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल, CSS स्टाइल फॉलो किया जा रहा है, और CSS के अंडर आता है, तो इसीलिए जो है उसका HRM से क्या ताल्लुक। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, हम कि ये सारी बेसिक फंडामेंटल्स थी जो आपने देखी, तो जो हमारे सिलेबस का पार्ट है उसमें सबसे पहले चीज लिखी गई डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद हमने वो मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है वो हमने टुकड़ों में करके ऊपर पढ़ ली और देख ली, उसका कॉन्सेप्ट भी अंडरस्टैंड कर लिया। आगे वो बोलता है कि सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये सिग्निफिकेंस और स्कोप क्या है? सिग्निफिकेंस कहते हैं इम्पोर्टेंस को, सिग्निफिकेंस का मीनिंग होता है इम्पोर्टेंस या अहमियत। वो पूछता है ये जो FPSC का सिलेबस के HRM की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो अब आपने सारा कॉन्सेप्ट पीछे अंडरस्टैंड किया, तो अब मतलब आप मुझे बताएंगे कि उसकी सिग्निफिकेंस HR की क्या है, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्या है। तो दूसरे हमारे सिलेबस का पार्ट है वो कहते हैं स्कोप ऑफ HRM क्या है। पहले थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा लफ्ज से। स्कोप का मतलब होता है कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब है, स्कोप का मतलब है दायरा कार। जैसे हम अक्सर बात नहीं करते इस डिग्री का क्या बहुत स्कोप है, इस डिग्री का कोई स्कोप नहीं है। कोई कहता है कि MBBS का बहुत स्कोप है, या कंप्यूटर साइंस का बहुत स्कोप है, मतलब उसका दायरा कार बहुत वसी है। वो बहुत सारे शोबों में कंप्यूटर साइंस करने वाला जो इंसान है, स्टूडेंट है, वो जा सकता है। तो वो यही बात कर रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है इसका दायरा कार कितना बड़ा है, ये कहाँ तक जो है इसका, इसकी कैपेसिटी है, कहाँ तक इसका स्कोप है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसका स्कोप क्या है, वो सारी चीजें इंशाल्लाह हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अंडरस्टैंड करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। थोड़ा सा मैं आपको इस पे बता देता हूँ, यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स लेके हैं। द फर्स्ट वन इज दैट कि अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट। किस तरह इंपॉर्टेंस ऑफ HRM में जो सबसे पहली चीज आती है, किस तरह टैलेंट को जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में हायर करना है, उसे बुलाना है, और उसके बाद उसे रिटेन भी रखना है, ताकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाए ना। ठीक है। और दूसरा उसके बाद पीपल जो है, लोग जो है जो ऑर्गेनाइजेशन में आए, उन्हें ट्रेन कैसे करना है, उन्हें अच्छी ट्रेनिंग कैसे देनी है, उनके अंदर स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज कैसे डेवलप करनी है। जो टीम है, जो स्पिरिट है टीम में काम करने की, कहते हैं ना 1 और 1 11 होते हैं। और इसी तरह जो सनर्जी का वर्ड है, मेरे चैनल का नाम भी सनर्जी प्लस था, यानी कि सनर्जी का मतलब होता है 1+1 2 नहीं, बल्कि 1+1 = 3। तो यानी जो काम 2 लोग अलग अलग मिलके करेंगे वो एक एक होगा, अगर 2 लोग इकट्ठे मिलके करेंगे तो वो बराबर होगा 3 के। तो वो कहते हैं कि टीम वर्क में किस तरह काम करना है, ये सारी स्किल्स और टेक्निक्स कैसे सिखाई जाती हैं, ये HRM डिपार्टमेंट का ही काम होता है उन्हें ट्रेन करने का। और उस प्रमोट टीम स्पिरिट, उसके बाद डेवलप लॉयल्टी एंड कमिटमेंट, उनमें वफादारी कंपनी के लिए, उसके गोल्स के लिए, उसके कंपनी के विजन के लिए कैसे जो है वो डेवलप की जाए, सारा HRM करता है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट, किसी भी कंपनी का जो बिजनेस करती है उसका मकसद तो होता है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा करना,
या ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन लाना अपनी चीजों में। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, वो उनका सर्वाइवल इसी बात पे है कि वो जितनी ज्यादा जिद्दत लेके आएंगे, इनोवेशन लेके आएंगे, तो प्रॉफिट भी होने चाहिए और इनोवेशन भी चाहिए। अगर इनोवेशन नहीं होगी तो वो क्रैश कर जाएंगे। जैसे ओप्पो वीवो आए हैं, अब सैमसंग जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, नोकिया डिक्लाइन हो डेड हो चुका है, क्योंकि उसने इनोवेट नहीं किया, यानी अपने आप को जिद्दत नहीं लाई उसने। तो इंक्रीज कैसे करनी है किसी कंपनी में प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, और उसके प्रॉफिट्स कैसे बढ़ाने हैं, ये सारा एचआरएम देख रहा होता है। वो तभी अच्छे हो सकते हैं जब कंपनीज के ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे होंगे, कंपनी में अच्छे अच्छे दिमाग होंगे, कंपनी में जीनियस और ग्रेट लोग होंगे वहां पे बैठे इंतजाम चला रहे होंगे, ना कि वहां पे बॉसेस होंगे जो हुक्म चला रहे होंगे। तो इस तरह नहीं, बल्कि जो है वो अच्छे टैलेंटेड लोग कंपनी में होंगे तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, सेल्स भी बढ़ेंगी। उसके बाद जॉब जो है अगर कोई इंसान कर रहा है किसी कंपनी में, क्या वो एम्प्लॉय खुश है, उसकी क्या वो सेटिस्फाई है अपनी जॉब से, उसकी सेटिस्फेक्शन की के लिए क्या करना है। जैसे गूगल है या फेसबुक है, तो उन्होंने जो है वो अपने एम्प्लॉयज को जो है वो हर तरह की फैसिलिटीज देते हैं, हर फ्लोर पे जो है उनके लिए तमाम चीजें जो है वो सहूलियात जो है वो दी गई हैं। तो इस तरह जॉब सेटिस्फेक्शन भी एक अहमियत रखती है। अगर कोई इंसान अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है, तो वो कंपनी को कुछ अरसे बाद जॉब छोड़ के स्विच कर जाएगा जैसे उसे कोई नई अपॉर्चुनिटी मिली। तो उसे मैक्सिमम एम्प्लॉयज को रिटेन किया जाए, सेटिस्फाई किया जाए, ये सारा एचआर का काम होता है। इनहेंस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कोई अगर कंपनी का जो है वो मतलब एम्प्लाई है, तो उसके सिर्फ कंपनी ही अमीर ना हो, बल्कि एम्प्लाई जो है उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज हो। जैसे आप देखते हैं पाकिस्तान की जो छोटी मोटी कंपनीज हैं, उनके उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो बेचारे रूरल ही होते हैं, लेकिन जो मल्टी नेशनल्स हैं जैसे यूनिलीवर है, टोयोटा है, होंडा है, सुजुकी है, तो इनके जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें पूरी श्योरिटी, सिक्योरिटी और अच्छे रिवार्ड्स, बेनिफिट्स, परक्स, कंपनसेशन मिलती हैं। तो वो सेटिस्फाइड रहते हैं और खुश रहते हैं कि हम एक बड़ी कंपनी में काम करें, अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं। वो हमारा ख्याल करती है, वो ख्याल इसलिए करती है इन एचआर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके कि इन्हीं की वजह से तो हमारी कंपनी चल रही है। मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से तो मशीनरी चल रही है, ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से तो जो है वो जो है वो प्रोडक्ट्स बन रही है, ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से तो जो है वो पूरा इंतजाम चल रहा है। अगर ये भाग छोड़ के चले जाएंगे तो क्या चलेगा फिर। तो इसलिए कंपनी मैक्सिमम उनका ख्याल करती है और वो कंपनी का बदले में ख्याल रखते हैं। इसी तरह कंपनी और वो मिल के आगे आपस में ग्रो करते हैं। जो नई सीट्स वगैरह की जरूरत होती है, कंपनी में नई भर्ती करनी होती है, कहाँ कहाँ पे जरूरत है नए लोगों की, कंपनी का बिजनेस बढ़ गया है तो लिहाजा कंपनी ने ऑफिस नए शहरों में खोलने हैं, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होनी है वो भी एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है। ग्रेटर ट्रस्ट और रिस्पेक्ट जो है वो एचआर डिपार्टमेंट क्रिएट करता है एम्प्लॉयज के लिए, कि एम्प्लॉयज का कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा भरोसा हो। जैसे यहाँ पे जितने एम्प्लॉयज हैं पाकिस्तान में, उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वो किसी मल्टीनेशनल में काम करें, क्योंकि उन्हें उन पर ट्रस्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी आवर डोमेस्टिक और पाकिस्तानी कंपनीज। तो आगे स्कोप या दायरा कार या कैपेसिटी ऑफ एचआरएम क्या है, इसे भी हम इंशाल्लाह फर्दर आने वाली वीडियोस में देखेंगे। उसमें ये टॉपिक्स हैं कुछ कि ह्यूमन रिसोर्स की जो प्लानिंग है वो कैसी की जाती है, जो प्लान है वो कैसे बनाया जाता है, उस प्लान को जो है वो तय कैसे किया जाता है। जैसे एक नई कंपनी खुलनी है या एक कंपनी ऑलरेडी ओपन हुई है, उसका नया कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होना है, तो उस प्रोजेक्ट का पहले पूरा प्लान तय किया जाता है। उसमें किस जगह वैकेंसी जो है उसकी जरूरत पड़ेगी, किस जगह किस स्किल पर्सन की जरूरत पड़ेगी, उसे कब हायर करना है, उसकी कंपनसेशन, सैलरी, बाकी बेनिफिट्स क्या होंगे, उसके टास्क क्या होंगे, ये सारी चीजें, उसकी जो है वो वर्किंग जो है वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, ये सारी जो डिजाइन है वो ये एचआरएम डिपार्टमेंट करता है किसी भी कंपनी का। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कैसे करनी है, मतलब उसे भर्ती कैसे करना है, उस एम्प्लॉयज को सिलेक्ट कैसे करना है, उसका क्या क्राइटेरिया होगा सिलेक्ट करने का, जॉब को कैसे डिजाइन करना है, मतलब डिजाइन का मतलब डिफाइन करना है आपने टास्क, एक एक्स वाई जेड जॉब है। जैसे अभी इंस्पेक्टर की जॉब एफबीआर ने क्रिएट किया है, तो इसका एक टास्क है कि इंस्पेक्टर ने ये काम करने हैं और इससे ये असाइन होंगे अथॉरिटीज और ये इस पे जिम्मेदारियां होंगी इंस्पेक्टर के ऊपर। इस तरह हर जो कंपनी है उसके वर्कर का एक डिफाइंड टास्क होता है, असाइंड अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट अगर बात करें तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट।
हेल्प इन डेवलपिंग की कॉम्पिटेंसीज। ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें रिफ्रेश किया जाता है, उनकी स्किल्स और कैपेबिलिटी को इन्हेंस किया जाता है, उन्हें नई नई टेक्निक, स्किल्स और प्रोसीजर्स सिखाए जाते हैं, ऑपरेटिंग मैनुअल जो है वो नए नए डेवलप किए जाते हैं। तो इसके ऊपर एचआरएम डिपार्टमेंट पूरा काम करता है, उन्हें ट्रेन करता है। फॉर एग्जांपल एफबीआर में अगर आप एम्प्लाई आते हैं तो एफबीआर को एक नई असाइनमेंट मिलती है, जैसे अभी पीओएस की मिली थी। तो वहां पे अब किसी के पास ये स्किल नहीं थी कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन को किस तरह जो है वो चेक किया जाए, किस तरह उनकी इंस्टॉलेशन होती है, किस तरह सिस्टम से वो कनेक्ट होती हैं, किस तरह इनवाइसेस जनरेट होती हैं। तो ये काम है फिर एचआर डिपार्टमेंट आए, जो अपनी एम्प्लॉइज वर्कफोर्स है उन्हें ट्रेनिंग दे कि ये सिस्टम इस तरह चलता है। तो अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस, अगर कोई एम्प्लॉई अच्छा काम करता है तो उसे जरूर रिवार्ड मिलना चाहिए। और रिवार्ड का तरीकाकार क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट यानी एनालाइज कैसे किया जाएगा, जांचा और जाना कैसे जाएगा उस वो जो वर्कफोर्स होगी किसी कंपनी में। तो ये भी सारा एचआरएम तय करता है, उस कंपनी का एचआरएम डिपार्टमेंट जो है वो तय करता है कि इस तरह हम अपने एम्प्लॉयज की एवेल्युएशन करेंगे, माहाना बेसिस पे हम करेंगे, उनकी उनके रेगुलर टाइमिंग्स पे करेंगे कि वो सुबह रेगुलर ऑफिस आ रहे हैं, टाइम पे ऑफिस छोड़ रहे हैं, या वो एफिशिएंसी के साथ अपनी जो चीज़ें हैं उनमें डिफेक्ट्स नहीं है वो कर रहे हैं, या अकाउंट्स अगर मेंटेन कोई कर रहा है तो वो अकाउंट जो है वो सही मेंटेन कर रहा है, एरर फ्री है, या जो है वो ऑन टाइम अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है। तो वो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना क्राइटेरिया हो सकता है जो वहाँ का एचआर डिपार्टमेंट ही तय करेगा। मोटिवेशन और फॉर वर्कफोर्स, मोटिवेशन जो है वो जरूरी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो टाइम टू टाइम जो है वो एचआर डिपार्टमेंट मोटिवेट करने के लिए एक्टिविटीज करता रहता है ताकि मिल के जो है वो कंपनी को आगे बढ़ाया जा सके। रेमुरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को जो है वो अच्छी उजरत दी जाती है, मार्केट कम्पिटिटिव सैलरीज दी जाती हैं, तो फिर ही एम्प्लॉयज वहाँ रुकते हैं। तो एम्प्लॉयज का ख्याल किया जाता है, ये सारी चीज़ें एचआर ही करता है। कितनी सैलरी होनी चाहिए, कितने बेनिफिट्स होने चाहिए, बोनसेस मिलने चाहिए अगर कोई अच्छा काम करे, क्या क्या रिवार्ड्स मिलने चाहिए, क्या क्या परक्स बेनिफिट्स जो है और कंपनसेशन मिलनी चाहिए उस कंपनी के लोगों को। तो ये सारी यही डिपार्टमेंट करता है। और हर इंसान जो है वो ये चाहता है कि ऐसे ना हो कि सुबह उठे तो वो पता चले कि उसकी जॉब चली गई। तो सरकारी जॉब इसलिए लोग प्रेफर करते हैं, वहाँ पे एक जॉब सिक्योरिटी होती है। तो इसी तरह प्राइवेट कंपनी भी हैं, उनकी यानी जॉब सिक्योरिटी, उनकी रिटायरमेंट के बाद सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें भी अगर कोई कंपनी ऑफर करती है, जैसे मल्टीनेशनल ऑफर करती हैं, तो उन्हें फिर मेडिकल की तमाम चीज़ें, उनकी मेडिकल अलाउंसेस वगैरह, तो असिस्टेंस वगैरह, तो फिर वो उन्हें ज़्यादा ट्रस्ट होता है कि हम पे अगर कल को कोई बुरा वक्त आएगा तो हमें जो है कंपनी जो है वो कंपनसेट करेगी मेडिकली, हमारी वेलफेयर करेगी, हमें जो है वो रिटायरमेंट के बाद भी तहफुज होगा। और ऐसे ही नहीं जैसे मालिक ने सुबह उसका दिल चाहा तो निकाल दिया कंपनी से, अगर कोई अच्छा एचआर स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है तो तो जब मतलब अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, तो वो उसे लेके चलेंगे और तमाम उसे बेनिफिट्स भी देंगे। बेनिफिट्स क्या देने हैं ये सारा एचआर डिपार्टमेंट तय करता है, एचआरएम पॉलिसीज के जरिए फ्रेम किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। उसके बाद है रिव्यू एंड ऑडिट ऑफ पर्सोनल पॉलिसीज, इंश्योर्स रिलायबल एचआर पॉलिसीज। वो ये जानते हैं कि हर साल जो एचआर पॉलिसीज जो डेवलप की गई हैं लोगों के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, तो कि कितनी वो रिलायबल हैं, कितनी उन्होंने इफेक्ट किया कंपनी के वर्कर्स को, कितनी उनकी एफिशिएंसी उन पॉलिसीज की वजह से इंक्रीज हुई। तो ये सारी चीज़ों को भी रिव्यू करता है टाइम टू टाइम एचआर डिपार्टमेंट, और ऑडिट भी करता है लोगों का। तो ये सारी चीजें परफॉर्मेंस ऑडिट करता है, उनकी एफिशिएंसी का, परफॉर्मेंस का ऑडिट करता है और तय करता है कि हमें पॉलिसीज को बदलना चाहिए या नहीं। इंडस्ट्रियल लेबर रिलेशन, यानी कि मुख्तलिफ मजदूर यूनियन होती हैं कंपनी में, एम्प्लॉयज की यूनियन होती हैं। तो एचआर डिपार्टमेंट बजाय वो के एहतजाज आके करना शुरू कर दें, तो उनके साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन बना के रखता है एचआर डिपार्टमेंट, ताकि उन्हें एहतजाज करना ही ना पड़े। अगर उनके कोई जायज मुतालबात है तो उनके एहतजाज से पहले ही वो पूरे कर दिए जाएं, तो यानी कि उन्हें पता हुए कंपनी हमारा कितना ख्याल करती है। तो ये सारे एचआरएम डिपार्टमेंट बनाता है। तो ये हिस्सा है सारी चीजें स्कोप ऑफ एचआरएम का, और इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरएम आप भी देख चुके हैं, और इंशाल्लाह हमें ये डिटेल्स में देखेंगे। छोटी छोटी डिटेल्स होंगी, किस तरह टैलेंट को हायर किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, लॉयल्टी कैसे बरकरार रखी जाती है,
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जब नई जनरेट करनी हो, कैसे प्लान्स उसके डेवलप किए जाते हैं, ट्रस्ट कैसे डेवलप किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन पे। तो इस तरह से जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ अभी यहाँ पे। जैसे इंटेल कंपनी है जो प्रोसेसर बनाती है दुनिया में। तो इंटेल कंपनी का ये कहना है कि आवर एम्प्लॉइज आर आवर आवर एसेट्स। वो जैसे आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा कि पैसा हमारा एसेट होता है, प्लांट एंड मशीनरी हमारा एसेट होता है, कुछ शॉर्ट टर्म एसेट होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म। एसेट का मतलब है असासा जात। तो इंटेल कंपनी में दुनिया भर के जो है हाई ब्रेन्स जो है वो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग वहाँ के एम्प्लॉय होते हैं। तो वो प्रोसेसर्स बनाते हैं कंप्यूटर्स के लिए। तो इंटेल कंपनी कहती है ये सारी चीजें हमारे एहसास से नहीं है, बल्कि हम आवर एम्प्लॉइज आर आवर एसेट्स। उनका जो वेबसाइट पे जाए वहां पे लिखा हुआ है पॉलिसी में कि हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वही हमारा एसेट है, वही हमारा सरमाया है। यानी एम्प्लॉइज अगर अच्छा अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फिर ही अच्छा प्रोसेसर बन पाएगा ना, प्रोसेसर की अगली जनरेशन कोर आई 10 से आगे जा पाएगी। तो वो कहते हैं हमारे एम्प्लॉइज ही आवर एसेट है, हमारे एहसास हैं, और ये सच भी है। और इसके अलावा फेसबुक ये कहता है, उसकी जो पॉलिसी है वो कहता है वी डू नॉट हैव रूल्स, वी हैव वैल्यूज। वो कहते हैं हमारे जो लोग हैं सारे के सारे, उन्हें कंट्रोल करने के लिए कोई रूल्स नहीं है कि हम जी आपने ये करना है ये नहीं करना, जैसे सरकारी इदारों में होता है ये ऐसे करना है, ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा। वो कहते हैं वी डू नॉट हैव द रूल्स, वी हैव वैल्यूज। यानी कि हमारे पास हम वैल्यूज ओन करते हैं, फेसबुक ये कहती है। और हम जो है वो कदर करते हैं उन तमाम लोगों की। हमारे पास उनके लिए वैल्यूज हैं, ना कि हमारे पास उनके लिए रूल्स हैं कि आपको रूल्स पे चलना है। तो इस तरह से जो है वो हर कंपनी ने जो है वो अपने एम्प्लॉयज के लिए HR कोड्स, कोड्स का मतलब है रूल्स बनाए हुए हैं कि अब जो है वो बनते कैसे हैं, उनका क्या मैकेनिज्म, प्रोसीजर, सिस्टम, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, जो है वो कंप्लायंस कैसे करता है एम्प्लॉय सारे का सारा। उसके बाद उसकी असेसमेंट, परफॉर्मेंस असेसमेंट कैसे होती है, इंशाल्लाह ये सारी चीजें हम इस कोर्स में देखेंगे बिल्कुल सादा लफ्जों में। आई होप सो कि आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो the now we are concluding toward the our session ending. So ये इसलिए आपको HR दी गई, जैसे मैंने कनेक्ट किया है ऐसे सरकारी स्ट्रक्चर्स के साथ, कि पेपर में वो पूछेगा आपसे कि किस तरह जो है वो जो स्ट्रक्चर्स हैं सरकारी इदारों में या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें इम्प्रूव किया जा सकता है, रीफॉर्म किया जा सकता है, रीफ्रेम, रीडिजाइन, रीमॉडल किया जा सकता है, और ताकि उन ऑर्गेनाइजेशंस की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो पाए। तो इसलिए जो है वो ये पूरे का पूरा जो सब्जेक्ट है HR का, इसलिए आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। सो नाउ मूव टूवर्ड योर क्वेश्चंस। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप आस्क कर सकते हैं माइक्रोफोन पे।